सुनो, चलो ना कदम से कदम मिलाते हैं। तुम जाओ नौकरी पर लेकिन घर का खर्चा हम चलाते हैं। माना कि सबकी जिम्मेदारी तुम उठाते हो पर कंधे तो हमारे भी झुक जाते हैं। सुनो, चलो ना कदम से कदम मिलाते हैं। हर चीज के लिए तुम्हें लोगों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। हुनर तो हम में भी है उड़ने का, पर हमेशा हमारे पंख कतर दिए जाते हैं। सुनो, चलो ना कदम से कदम मिलाते हैं। बात करते हैं ज्ञान की, बराबरी की, इज्जत की और शोहरत की, पर देखते हुए कभी कभी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। सुनो, चलो ना कदम से कदम मिलाते हैं। चलो मिलकर तोड़ते हैं समाज की रूढ़िवादी बेड़ियों को। हम भी उड़ना चाहते हैं, अपना हुनर परखना चाहते हैं। सुनो, चलो ना कदम से कदम मिलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक बेहद अहम टॉपिक है। ये हमारे, आपके और हमारे समाज के एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए एक बहुत जरूरी मुद्दा है। आज का हमारा मुद्दा है विमेन्स राइट्स एंड फ्रीडम इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या यूं कह लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज में औरतों की आजादी और उनके अधिकार का। इस मुद्दे को लेकर दूसरे देशों की बात करने से पहले हम एक नजर अपने देश पर डालते हैं। आज हमारे देश की औरतें कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं। हर तरफ अपने टैलेंट का लोहा वो मनवा चुकी हैं। इस सब के बावजूद और उन पर होने वाले इनजस्टिस, रेप, टॉर्चर, एक्सप्लॉयटेशन जैसी चीजों में कोई कमी नहीं आई है। मगर आज भी कुछ ऐसे कंजर्वेटिव सोच रखने वाले लोग हैं जो औरतों को आगे बढ़ता और कामयाब होता नहीं देख पाते। लेकिन औरतों के टॉलरेंस को सलाम है, क्योंकि वो जो ठान लेती हैं वो करके ही मानती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2018 में एक सर्वे किया गया था और पूरी दुनिया में भारत को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक और असुरक्षित देश पाया गया था। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की ओर से जारी किए गए एक सर्वे में महिलाओं के प्रति सेक्सुअल वायलेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रेड में ढकेले जाने की वजह से भारत को महिलाओं के लिए खतरनाक बताया गया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये बता दें आपको कि इंडिया टुडे की एक एनालिसिस के मुताबिक जिस रिपोर्ट की हम यहां बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट एक्सपर्ट्स के परसेप्शन पे बेस्ड थी, ना कि हार्डकोर डेटा पे। 2018 के इस सर्वे के मुताबिक औरतों के मुद्दे पर वॉर टोन अफगानिस्तान और सीरिया दूसरे और तीसरे, सोमालिया चौथे और सऊदी अरब पांचवें स्थान पर थे। तकरीबन 550 एक्सपर्ट्स के द्वारा किए गए इस सर्वे में महिलाओं के प्रति सेक्सुअल वायलेंस के खतरों के मामले में एकमात्र वेस्टर्न कंट्री अमेरिका था। इस सर्वे में 193 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें से महिलाओं के लिए बदतर स्थिति वाले टॉप 10 देशों का सिलेक्शन किया गया। इस सर्वे को 26 मार्च 2018 से 4 मई 2018 के बीच ऑनलाइन, टेलीफोन के अलावा लोगों से मिलकर बातचीत कर पूरा किया गया था। इसमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया के प्रोफेशनल्स, एकेडमिशियंस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग, पॉलिसी मेकर्स, डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट और सोशल कमेंटेटर्स शामिल थे। आइए अब बात करते हैं उन कंट्रीज की जहां आज भी महिलाओं को अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक जद्दोजहद करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ वायलेंस कोई नई बात नहीं है। पिछले साल यानी कि 2020 में रेप के कई मामले वहां सुर्खियों में रहे थे। लेकिन विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि जिन मामलों पर बात हो रही है वे असल संख्या के सामने कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ वायलेंस के ज्यादातर मामले रिपोर्ट ही नहीं किए जाते और इसके पीछे की वजह यह है कि ज्यादातर महिलाएं ही यहां ये मामले रिपोर्ट नहीं करना चाहती हैं। बदनामी का डर एक तरफ है, लेकिन साथ ही उन्हें जस्टिस ना मिलने का डर भी सताता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन और कचहरी में मर्दों का ही सामना उन्हें करना पड़ता है। मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस स्टेशन में भी काफी हैरेसमेंट की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में विमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट की मांग है कि रेप विक्टिम्स के लिए खास कोड बनाए जाने चाहिए जहां वे सुरक्षित महसूस कर सकें। साथ ही उनकी ये मांग भी है कि महिला पुलिसकर्मियों और महिला जजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। पाकिस्तान की कुल पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या सिर्फ 1.8% है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। क्या आपको पता है कि अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक के बीच में तालिबान का शासन था और इस दौरान ये महिलाओं के लिए सबसे खौफनाक देश बना हुआ था। यहां औरतों और लड़कियों के लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाने तक पे पाबंदी थी। घर के मर्दों के बगैर बाहर निकलना औरतों को मना था।
यहां तक कि डॉक्टर के पास जाने के लिए भी घर के मर्दों को साथ ले जाना पड़ता था। लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी और ना ही बाहर काम पर जा सकती थी। अगर शादी से पहले किसी महिला ने रिलेशन बना लिए तो उसकी सजा मौत थी। तालिबान के जुल्मों से तंग आकर बड़ी तादाद में अफगान महिलाएं खुदकुशी कर रही थीं, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हमले के बाद अलकायदा के खिलाफ अफगानिस्तान में छिड़ी यूएस मिलिट्री ऑपरेशन ने तालिबान के पैर उखाड़ दिए। हामिद करजाई की सरकार बनी और 2004 में अफगानिस्तान ने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया उसमें महिलाओं को हर तरह के अधिकार दिए गए। जॉर्ज बुश से लेकर बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन तक ने कहा कि अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी उसका एक अहम मकसद अफगानिस्तान की महिलाओं को उनकी राइट्स वापस दिलवाना भी था। 2004 के बाद अफगान महिलाओं की दुनिया काफी बदल गई। महिलाएं अब संसद की सदस्य हैं और वे मिनिस्ट्रीज का जिम्मा भी संभाल रही हैं और साथ ही साथ वो वहां कारोबार भी कर रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद WHO की एक स्टडी बताती है कि 80% अफगान महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। अफगानिस्तान की जेलों में बंद कैदियों में 50% महिलाएं हैं। इनमें से 95% विवाह से पहले संबंध बनाने के आरोप में कैद की गई हैं। बाकी अपने जुल्म ढाने वाले पतियों की हत्या के मामले में कैद हैं। अब बात करते हैं ईरान की। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि 2017-18 की रिपोर्ट थी, ईरान उन 153 देशों में 116वें स्थान पर था जहां कानूनी आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता था। वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ईरान की मैरिड वुमेन पर 23 तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे। मसलन वे अकेले सफर नहीं कर सकती थी, पासपोर्ट नहीं बनवा सकती थी, घर की मुखिया नहीं हो सकती थी, रहने के लिए जगह नहीं चुन सकती थी, वगैरह वगैरह। यहां महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की कोई अरेंजमेंट नहीं है। ना ही उन्हें यह हक है कि वे नौकरी जाने पर शिकायत कर सकें और ना ही उन्हें हक है कि वे घरेलू हिंसा के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करा सकें। ईरानी महिलाओं को आज भी पुरुषों के बराबर हक नहीं है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वे सफलता की सीढ़ी लगातार चढ़ रही हैं। ईरानी महिलाओं को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है। हिजाब के खिलाफ भी मुस्लिम महिलाओं को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अगस्त 2019 में ईरानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सबा अफशरी का पब्लिकली हिजाब उतारने के लिए 24 साल की सजा उन्हें सुनाई गई थी। हालांकि अब इतनी रियायत महिलाओं को मिल गई है कि वे घर से बाहर बिना सिर ढके निकल सकती हैं। तलाक का हक पहले सिर्फ पुरुषों के पास था, लेकिन 1967 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और अब महिलाओं को भी यह अधिकार दिया गया है कि वो तलाक ले सकती हैं। शिक्षा के अधिकार से वंचित महिलाओं ने सबसे पहले शिक्षा की मांग की थी और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। खेल के क्षेत्र में भी ईरानी महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है, जिसे एक एनकरेजिंग डेवलपमेंट माना जा सकता है। ऐसी एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी कई महिलाओं ने अपने हक की जंग लड़ी है और कामयाबी भी हासिल की है। उन्हें दिल से सलाम। दोस्तों, हम चाहे थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट को सही माने या हम इंडिया टुडे के परसेप्शन वाली बात को सही माने, हम चाहे जिस चीज को भी इनमें से सही मानना चाहे मान सकते हैं, मगर इतना तो आप भी हमारे साथ एग्री करेंगे कि वुमेन्स राइट्स और फ्रीडम के मामले में हम नॉर्वे और स्वीडन जैसी कंट्रीज को कहीं मैच नहीं कर सकते। वो बहुत ऊपर हैं, हम उनसे बहुत नीचे हैं। तो सोचने की जरूरत यह है हमें कि वो कंट्रीज इतना ऊपर है, वो अपनी औरतों को मर्दों के बराबर अगर जगह देते हैं, तो हम ऐसी सोसाइटी क्यों नहीं बन सकते जहां हम अपने यहां औरतों को मर्दों के बराबर जगह दें। अगर कुछ कंट्रीज में दुनिया में ये हो रहा है और अगर ये अच्छा काम है तो हम भी ये कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ और चीज हमसे इस एपिसोड के बारे में शेयर करनी है तो प्लीज हमें कमेंट लिख करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपसे अगले हम तुम विद मेहदी के एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।